हेलो दोस्तों, ये वीडियो सीजन 4 का थर्ड पार्ट है जिसमें है एपिसोड 9, 10, 11 और 12। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। शुरुआती सीन प्रिजन का दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से वॉकर्स से भर गया था। एक तरफ गवर्नर की बॉडी पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ मिशॉन खड़ी हुई थी। मिशॉन जेल के बाहर बने स्पाइक्स के पीछे आ जाती है और वहाँ पर वो दो वॉकर्स को पकड़ के पहले के समान उन दोनों के हाथ काट देती है, उनके जॉज रिमूव कर देती है और उनके गले में रस्सी बांधकर उनके साथ आगे की ओर बढ़ जाती है। मिशॉन को रास्ते में हर्षल का कटा हुआ सिर दिखता है और वो उसे स्टैब करके मार देती है। इधर कार्ल और रिक कंट्री रोड पे बढ़ते जा रहे थे। रिक लड़ाई से बहुत ज्यादा घायल था और बहुत कमजोर हो गया था। कार्ल उसे सपोर्ट करता हुआ उसके आगे आगे चल रहा था। दोनों एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें फर्नीचर्स के पीछे एक वॉकर नजर आता है। रिक उस वॉकर को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो कमजोर होने के कारण उसे नहीं मार पाता। तब कार्ल आगे बढ़कर उसे मार देता है। रिक को वहीं पड़ा हुआ एक नोट मिलता है जो कि उस वॉकर के बेटे का था। वो बेटा अपने फादर को मार नहीं पाया था और उसने वो नोट वहाँ पर किसी भी आने वाले के लिए लिखकर रख दिया था। कार्ल और रिक फिर एक बिल्डिंग में घुसते हैं और वहाँ पर उन दोनों को कुछ सप्लाईज मिल जाती है। कार्ल रिक को हंसकर कहता है कि वो जीत गया है। मिशॉन अपने पेट वॉकर्स के साथ आगे की ओर बढ़ रही थी। तब उसे मिट्टी में बने हुए 2 फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो कि रिक और कार्ल के थे, लेकिन मिशॉन को मालूम नहीं था कि वो फुटप्रिंट्स रिक और कार्ल के हैं। मिशॉन उन्हीं फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ने लग जाती है। इधर रिक और कार्ल को एक खाली घर मिल जाता है। कार्ल घर को चेक करने के लिए जोर जोर से आवाजें करने लगता है जिसे सुनकर रिक उसे टोकता है। कार्ल रिक के ऊपर इस बात पर झल्ला जाता है और अकेला ही ऊपर के फ्लोर को चेक करने के लिए चला जाता है। उसे वहाँ एक बच्चों का रूम दिखाई देता है जहाँ पर कई पोस्टर्स लगे हुए थे और गेमिंग सिस्टम भी था। कार्ल वहाँ के टीवी से एक केबल निकाल लेता है और उस केबल को डोर को क्लोज करने के काम में लेता है। रिक कार्ल को नॉट लगाते हुए देखकर उसे टोकता है। तब कार्ल रिक को कहता है कि उसे ये नॉट शेन ने बनाना सिखाई थी और वो शेन को अभी भी बहुत याद करता है। रिक और कार्ल दोनों ही मिलकर एक काउच को दरवाजे के सामने लगा देते हैं जिससे कि वॉकर्स एकदम से अंदर ना आ पाएं। रिक वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर वो अपनी बॉडी पर बने हुए बहुत सारे स्कार्स देखता है। इसी बीच हम लोगों को फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि मिशॉन के बारे में था। मिशॉन के एक छोटा सा बेटा था और उस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड माइक और उसके बेस्ट फ्रेंड टेरी के साथ घर में थी। वो तीनों लोग एक मूवी के बारे में बात कर रहे थे। उन लोगों की बातें एक नॉर्मल कन्वर्सेशन थी, लेकिन धीरे धीरे सीन चेंज होता है और कन्वर्सेशन एपोकैलिप्स के बाद की कन्वर्ट हो जाती है। इस कन्वर्सेशन में मिशॉन माइक और टेरी से सर्वाइवल कैंप के बारे में बात कर रही थी जहाँ की वो लोग रहने वाले थे। फिर समय कुछ मोमेंट के लिए आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर माइक और टेरी को दिखाया जाता है जिनके हाथ कटे हुए थे और मिशॉन का बेबी उस वक्त मिसिंग था। अब एक बार प्रेजेंट में आते हैं। मिशॉन इस वक्त एक गाड़ी में सो रही थी और वो इस पूरे फ्लैशबैक को अपने सपने में देख रही थी। मिशॉन जोरों से चिल्लाकर नींद से उठ जाती है। इधर रिक इतना ज्यादा घायल था कि वो बेहोश हो जाता है। कार्ल उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रिक क्योंकि बेहोश था वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। कार्ल इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो रिक के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। कार्ल की चिल्लाने की आवाज सुनकर 2 वॉकर्स सामने के दरवाजे के पास आ जाते हैं। कार्ल पीछे के दरवाजे से जाकर उन दोनों वॉकर्स को मारता है। कार्ल के पीछे उसी वक्त एक तीसरा वॉकर आ जाता है। कार्ल की उस वॉकर से थोड़ी सी हाथापाई होती है लेकिन आखिर में कार्ल उस वॉकर को भी मार देता है। कार्ल जोरों से चिल्लाकर रिक को बताता है कि वो जीत चुका है। इधर मिशॉन
कंटिन्यूसली अपने दोनों पेट वॉकर्स के साथ मूव कर रही थी, लेकिन वो अपने विचारों में खोई हुई थी। मिशॉन के साथ साथ वॉकर्स का एक पूरा हर्ड आके जुड़ जाता है। मिशॉन अपने आसपास देखती है, तब उसे अपने से रिजेंबल करती हुई एक वॉकर नजर आती है। मिशॉन उस वॉकर को देखकर चौंक जाती है, लेकिन वो उसी हर्ड के साथ आगे बढ़ती चाहती है। कार्ल एक बार फिर सप्लाई रन पर जाता है और वहाँ से वापस आकर रिक के ऊपर अपना गुस्सा निकालता है। कार्ल रिक को बोलता है कि लॉरी और जुडिथ की मौत के लिए रिक ही जिम्मेदार है। रिक अपनी फैमिली को अच्छे से नहीं संभाल पाया था। रिक क्योंकि अभी भी बेहोश था, वो कार्ल की किसी भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं करता। तब कार्ल बहुत गुस्से में रिक को कहता है कि अब उसे रिक की कोई जरूरत नहीं है और वो अकेला रहना जानता है। कार्ल एक बार फिर से पासी के घर में सप्लाईज लेने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे अपस्टेयर्स पे एक वॉकर मिलता है। उस वॉकर के साथ कार्ल की फिर से लड़ाई होती है। वॉकर कार्ल के पैरों में बाइट करने ही वाला था, तभी कार्ल अपने जूते को उसी कमरे में खोलकर तुरंत ही बाहर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। कार्ल वहीं पड़े एक चौक से उस दरवाजे के ऊपर लिख देता है कि अंदर वॉकर मौजूद है और उसका जूता भी मौजूद है, जबकि वो बच गया है। कार्ल इसके बाद उस घर की रूफ के ऊपर बैठ जाता है। कार्ल वहाँ बैठकर एक बड़े से कैन की चॉकलेट पुडिंग को खाता है और वहीं पीछे विंडो से वॉकर उसकी तरफ आने की कोशिश करता है। अगले सीन में मिशॉन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी वॉकर्स के हर्ड के साथ चल रही थी। मिशॉन एक बार फिर अपनी ही हमशक्ल वॉकर को देखती है और वो होश में आती है। मिशॉन अपनी तलवार निकालकर उस ग्रुप में मौजूद वॉकर्स को मारने लग जाती है और वो अपने दोनों पेट वॉकर्स को भी मार डालती है। मिशॉन दोबारा रोड के ऊपर आकर कार्ल और रिक के फुटप्रिंट्स को फॉलो करती है। इधर कार्ल घर वापस लौट कर आ जाता है। रिक को होश आता है, लेकिन वो कार्ल को देखकर बहुत अजीब सी आवाजें निकालकर उसकी ओर आगे बढ़ने लग जाता है। कार्ल रिक को इस तरह से देखकर डर जाता है। उसे लगता है कि रिक मर चुका है और एक वॉकर में कन्वर्ट हो चुका है। कार्ल अपनी गन निकालकर रिक का निशाना ले लेता है, लेकिन वो रिक को गोली नहीं मार पाता। तभी रिक आगे बढ़ते बढ़ते कार्ल को उसके नाम से पुकारता है। तब कार्ल रिक के मुंह से अपना नाम सुनकर रोने लग जाता है और वो रिक के गले लग जाता है। वो रिक को कहता है कि उसे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगले सीन में मिशॉन को दिखाते हैं, जो कि बारबेक्यू शेक तक पहुंच चुकी थी। वहाँ पर उसे वही नोट मिलता है जो नोट रिक को मिला था। मिशॉन वहाँ बैठकर अपने बॉयफ्रेंड माइक को याद करती है और कहती है कि वो उसे मिस कर रही थी। तभी मिशॉन रियलाइज करती है कि माइक तो उसके साथ रहते हुए भी उसके साथ कभी भी नहीं था। मिशॉन अपने आप से कहती है कि वो जानती है कि वो इन सब चीजों से बाहर किस तरह से निकल सकती है। उसे लोगों से दूर जाने की बजाय लोगों के करीब जाना होगा। अगले दिन सुबह रिक कार्ल को कहता है कि उसे अकेले सप्लाई रन पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्ल बहुत छोटा है और बाहर जाना उसके लिए रिस्की हो सकता है। कार्ल रिक को बताता है कि वो रिक के बेहोशी में 2-3 बार घर से बाहर गया था और उसने एक पूरा का पूरा चॉकलेट पुडिंग का डिब्बा खा लिया था। रिक कार्ल की इस बात को सुनकर हंसता है। रिक कार्ल को बताता है कि वो एक फार्मर होना क्यों पसंद करने लगा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो कार्ल और जुडिथ को एक अच्छी और सिक्योर लाइफ दे। रिक कार्ल को कहता है कि वो अब बड़ा हो चुका है और समझदार भी, और अब रिक उसे एक बच्चे के समान कभी भी ट्रीट नहीं करेगा। इधर मिशॉन रिक और कार्ल को ढूंढते ढूंढते उनके घर के सामने आकर रुकती है। वहाँ उसे बड़ा सा चॉकलेट पुडिंग का डब्बा दिख जाता है। मिशॉन उस डब्बे को देखकर बहुत खुश होती है और उस घर की खिड़की से झांककर रिक और कार्ल को देख लेती है। मिशॉन खुशी के कारण रोने लग जाती है और दरवाजे के ऊपर नॉक करती है। इधर रिक और कार्ल अंदर से नॉक की आवाज सुनते हैं। रिक दरवाजे के होल से झांककर मिशॉन को देखता है और वो भी उसे देखकर रोने लग जाता है और कार्ल को कहता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। एपिसोड की शुरुआत बैथ से होती है, जो कि एक डायरी को पढ़ रही थी। वो उसके प्रिजन में जाने से पहले की डायरी थी, जिसे वो डैरिल को पढ़कर सुना रही थी। डैरिल और बैथ दोनों ही एक कैंप फायर के चारों तरफ बैठे हुए थे। बैथ डैरिल से कहती है कि वो अकेले ही प्रिजन से बचने वाले सर्वाइवल नहीं है, उनके अलावा भी बाकी लोग जीवित बचे होंगे। बैथ डैरिल से कहती है कि वो एक ट्रैकर है, इसीलिए वो उन लोगों का पता लगा सकता है। बैथ अकेली ही लोगों को ट्रैक करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। डैरिल बैथ के पीछे पीछे जंगल में जाता है। आगे जाने पर डैरिल को एक फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। बैथ को ऐसा लगता है कि वो फुटप्रिंट्स
ल्यूक या मॉली में से किसी के हो सकते थे। डैरिल बेथ को समझाता है कि हो सकता है वो उनमें से कोई भी इस वक्त जीवित न हो, लेकिन बेथ डैरिल को आगे बढ़ने के लिए कहती है। डैरिल और बेथ ब्लड स्टेन्स का पीछा करते करते ट्रेन ट्रैक्स के पास आ जाते हैं। वहाँ पर उनके ऊपर क्रिस्टोफर का रीएनिमेटेड फादर अटैक करता है। बेथ वहीं पर पड़े हुए ल्यूक के शूज को देख लेती है और वहीं पर उसे फ्रेश ह्यूमन रिमेन्स दिख जाते हैं। बेथ उन सबको देखकर रोने लग जाती है। डैरिल बेथ को इस तरह से रोते हुए देखकर चुपचाप एक और आगे बढ़ जाता है। इधर लिजी और मीका टायरिस के पीछे पीछे जंगल में जा रहे थे। टायरिस की गोदी में जुडिथ थी। उसी वक्त रात हो जाती है और वो तीनों वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। टायरिस जुडिथ को फीडिंग करवाने लग जाता है। लिजी उसके पास में बैठकर चारों तरफ गार्ड करने लग जाती है। लिजी को तभी वहाँ पर रैबिट दिखाई देते हैं। लिजी चुपचाप उन रैबिट को मार डालती है। तभी उन लोगों को अपने पास वॉकर्स के आने की आहट सुनाई देती है और वो सभी अपना अपना सामान उठाकर वहाँ से आगे की ओर भाग लेते हैं। अगले दिन सुबह लिजी और मीका को एक फ्रेश ग्रेप वाइन दिखाई देती है और वो लोग उसमें से कुछ फ्रूट्स तोड़ लेते हैं। टायरिस वहीं रुककर जुडिथ का डायपर चेंज करने लग जाता है। मीका को तभी झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उन आवाजों की दिशा में आगे की ओर बढ़ जाती है। टायरिस और लेसी मीका का पीछा करते हैं और वो थोड़ी देर बाद मीका को पकड़ भी लेते हैं। तभी उन लोगों को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। टायरिस लेसी और मीका को जुडिथ को पकड़ाता है और उन दोनों को एक दूसरे से पीठ सटाकर वहीं खड़ा कर देता है और खुद आवाज की दिशा में चला जाता है। टायरिस आवाज की दिशा में रेल रोड ट्रैक तक पहुंच जाता है। वहाँ पर दो आदमी क्रिस्टोफर और उसका फादर वॉकर्स से लड़ रहे थे, लेकिन वो दोनों आदमी अपने आप को वॉकर्स से बचा नहीं पाते और उन दोनों को वॉकर्स बाइट कर लेते हैं। क्रिस्टोफर का फादर टायरिस को बताता है कि उसे रेल रोड ट्रैक्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि वो सेंचुरी तक पहुंच जाएगा और अपने आप को सेव कर लेगा। टायरिस को तभी एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत ही लिजी और मीका की ओर दौड़ लगा देता है। इधर लिजी और मीका जुडिथ को पकड़े हुए खड़े हुए थे। तभी मीका सामने से बढ़ते हुए बहुत सारे वॉकर्स को देखती है। वो लेसी को इसके लिए वार्न करती है, लेकिन लेसी मीका की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। लेसी तुरंत ही जुडिथ के मुंह को अपने हाथों से बहुत जोरों से प्रेस कर लेती है। टायरिस तुरंत ही मुड़कर देखता है तो उसे लेसी और मीका के साथ कैरोल खड़ी दिखाई देती है। कैरोल ने लेसी और मीका को सही समय पर आकर वॉकर्स से बचा लिया था। कैरोल टायरिस को बताती है कि वो उन सब लोगों से दूर नहीं रह पाई थी और उन्हें खोज रही थी। तब उसे लेसी और मीका की चीख की आवाज सुनाई दी थी और वो वहां पहुंच गई थी। टायरिस ट्रेन ट्रैक पर लगे हुए बोर्ड को पढ़ता है, जिसमें सेंचुरी का मैप बना हुआ था। वो पूरा ग्रुप सेंचुरी की ओर रवाना हो जाता है। इस समय मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि डैरिल और बेथ ने ग्रेप्स वाइन को देखा था, जिसके पास कुछ फ्रूट्स टूटे पड़े हुए थे और आगे जाने पर उन्हें ट्रेन ट्रैक पर कुछ वॉकर्स मिले थे, यानी कि उनसे पहले उस जगह पर टायरिस लिजी और मीका के साथ मौजूद था। अगले सीन में मैगी, बॉब और साशा को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में एक क्वेरी के पास थे। मैगी अपने नाइफ को शार्प कर रही थी, जबकि साशा बॉब की आर्म के ऊपर बैंडेजिंग कर रही थी। साशा मैगी को बताती है कि वो लोग रात को वहीं पर कैंप लगाकर रुकने वाले हैं। मैगी साशा से कहती है कि उसे और बॉब को वहीं रुकना चाहिए, जबकि मैगी ग्लेन की खोज में बस की ओर जाना चाहती है। साशा मैगी को इंसिस्ट करती है कि इस वक्त उन लोगों को एक साथ रहना चाहिए। मैगी उन लोगों की बात नहीं सुनती और एक डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ जाती है। साशा और बॉब भी मैगी के पीछे पीछे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मैगी, बॉब और साशा तीनों ही प्रिजन बस तक पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि प्रिजन बस में मौजूद सभी आदमी रीएनिमेट हो चुके हैं। मैगी ग्लेन के बारे में सोचकर डर जाती है। वो साशा से कहती है कि वो दरवाजे को खोले और एक एक करके वॉकर को बाहर आने दे। मैगी उन वॉकर्स में ग्लेन को देखना चाहती थी। साशा दरवाजा खोल देती है। वॉकर्स एक एक करके बाहर आने लग जाते हैं, लेकिन साशा ज्यादा देर तक वॉकर्स के प्रेशर को सहन नहीं कर पाती और दरवाजा उससे पूरी तरह से खुल जाता है। सारे वॉकर्स बाहर आ जाते हैं, जिन्हें मैगी, साशा और बॉब सभी मिलकर मार डालते हैं। मैगी देखती है कि उन वॉकर्स में ग्लेन नहीं था। मैगी ग्लेन को चेक करने के लिए बस के अंदर जाती है। वहाँ पर उसे एक और वॉकर दिखाई देता है, जो
कि एक बॉडी को खा रहा था। मैगी उस वॉकर को मार डालती है, लेकिन मैगी खुशी के कारण रोने लग जाती है क्योंकि उन वॉकर्स में उसे ग्लैन नहीं मिला था। अगले सीन में ग्लैन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी प्रिजन में था और ऊपर की तरफ था। उसके नीचे बहुत सारे वॉकर्स इकट्ठा थे। जब बस प्रिजन से रवाना होने वाली थी तब ग्लैन मैगी की खोज में बस से नीचे उतर गया था और प्रिजन के अंदर चला गया था। तभी टैंक से हुए विस्फोट के कारण वो वहीं पर बेहोश हो गया था और इस वक्त ग्लैन की नींद खुली है जबकि वो ऊपर अटका हुआ है। ग्लैन धीरे से प्रिजन के अंदर जाता है और वहाँ पर वो कुछ सप्लाईज और कुछ कपड़े अपने बैग के अंदर डाल लेता है। उसे वहाँ पर बॉब की ब्रांडी भी मिल जाती है। ग्लैन उस ब्रांडी को भी ले लेता है। ग्लैन वहीं पर मौजूद एक रायट गियर को भी पहन लेता है। ग्लैन इसके बाद प्रिजन के बाहर आता है। ग्लैन को वहाँ पर तारा मिल जाती है। तारा ने अपने आप को वहाँ पर बंद कर लिया था। ग्लैन तुरंत ही तारा के पास पहुँचता है और उसकी गन चेक करता है। ग्लैन देखता है कि तारा की गन से एक भी गोली नहीं चली थी, यानी कि तारा ने इस वॉर में हिस्सा नहीं लिया था। ग्लैन तारा को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जबकि तारा ग्लैन को क्लियर करती है कि वो प्रिजन पर अटैक करने वाले ग्रुप में से एक है। ग्लैन कहता है कि वो इस बारे में जानता है और तारा को अपने साथ आने के लिए कहता है। ग्लैन बॉब की ब्रांडी की बोतल को यूज करके वहाँ पर आग लगा देता है। उस आग की ओर अट्रैक्ट होके वॉकर्स उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं और इधर ग्लैन और तारा को प्रिजन से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। ग्लैन और तारा दोनों ही प्रिजन बस तक पहुंचते हैं। रास्ते में तारा ग्लैन को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। वो बता देती है कि उन लोगों ने गवर्नर के ऊपर भरोसा करके बहुत ही गलत काम किया था और उसकी बहन भी गवर्नर के कारण मारी गई थी। ग्लैन मैगी को ढूंढना चाहता था। वो तारा को इस बारे में बताता है। तारा ग्लैन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। ग्लैन तारा को बताता है कि हर्षल बहुत ही अच्छा आदमी था जिसे गवर्नर ने मार डाला था। तारा भी हर्षल की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी थी। वो ग्लैन को बताती है कि गवर्नर उन लोगों को सिर्फ ये बोल के लाया था कि वो सिर्फ उन लोगों को डराना चाहता है और उसे गवर्नर के इरादों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। ग्लैन को पूरा विश्वास था कि मैगी जिंदा है। तभी उन लोगों के ऊपर वॉकर्स का एक झुंड हमला कर देता है। उस झुंड से लड़ते वक्त ग्लैन बेहोश हो जाता है। तारा काफी वॉकर्स को मार डालती है। तभी तारा को एक मिलिट्री ट्रक दिखाई देता है। तारा उस ट्रक को देखकर चिल्लाती है कि क्या वो लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी उस ट्रक में से 3 लोग बाहर निकल कर आते हैं जो थे अब्राहम, यूजीन और रोसिता। एपिसोड की शुरुआत तारा से होती है जो कि मिलिट्री ट्रक में बैठी हुई रास्तों के ऊपर नजर रख रही थी और उनके नाम अपने हाथ के ऊपर लिखती जा रही थी। आगे रोड जाम के कारण उस मिलिट्री ट्रक को रास्ते में रुकना पड़ता है। वॉकर्स ट्रक के पीछे से आकर उस ट्रक को नॉक करने लग जाते हैं। तारा उन लोगों को राइफल से मारने ही वाली थी। तभी अब्राहम तारा को ऐसा करने से मना करता है। अब्राहम एक क्रॉ बार लेता है और उन वॉकर्स को मार डालता है। तारा अब्राहम को कहती है कि अभी तक उसने पहली बार अब्राहम को मुस्कुराते हुए देखा है। अब्राहम तारा को मुस्कुराकर जवाब देता है कि वो दुनिया का सबसे लकीस्ट गाय है। इधर कार्ल और मिशॉन दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मिशॉन कार्ल को बताती है कि उसे सोया मिल्क बहुत पसंद है, जबकि कार्ल जुडिथ के मिल्क फार्मूला के बारे में ही सोचकर मुंह बनाता है, लेकिन तुरंत ही उसे जुडिथ की याद आ जाती है और वो अपसेट हो जाता है। मिशॉन रिक को बताती है कि वो कार्ल के साथ सप्लाई रन पर जा रही थी। रिक भी सप्लाई रन पर जाना चाहता था, लेकिन मिशॉन उसे रेस्ट करने की सलाह देती है क्योंकि रिक अभी तक रिकवर नहीं कर पाया था। मिशॉन और कार्ल के सप्लाई रन पर जाने के बाद रिक अपस्टेयर्स पर जाता है और वहाँ मौजूद एक बेड पर सो जाता है। इधर कार्ल और मिशॉन सप्लाई रन में आपस में काफी बात करते हैं। तब कार्ल को मिशॉन के साथ बात करके ये पता चलता है कि उसका एक बेटा भी था और उसका बॉयफ्रेंड भी था। इधर घर में रिक की नींद कुछ आवाजों को सुनकर खुलती है। वो महसूस करता है कि नीचे के फ्लोर पर बहुत सारे आदमी मौजूद हैं। उसे एक आदमी के सीढ़ियों चढ़ने की आवाजें सुनाई देती है। रिक तुरंत ही अपनी वाटर बॉटल
और बुक लेकर पलंग के नीचे घुस जाता है। एक सर्वाइवर टॉनी उस कमरे के दरवाजे पर आता है और तुरंत ही बेड को खाली देखकर उस बेड के ऊपर सो जाता है। मिशॉन और कार्ल इस बीच एक और घर में पहुंचते हैं, जहां पर मिशॉन एक बेबी रूम में घुसती है और वहां पर उसे सभी फैमिली मेंबर्स मरे हुए दिखाई देते हैं। मिशॉन उस सीन को देखकर थोड़ा डर जाती है और तुरंत ही बाहर आ जाती है। मिशॉन कार्ल को उस कमरे में जाने से मना करती है। कार्ल भी समझ जाता है कि मिशॉन नहीं चाहती कि वो अंदर जाकर वहां मौजूद सीन को देखे। कार्ल उस वक्त मिशॉन के बेटे एंड्रे और जुडिथ को याद करता है। इधर रिक अभी भी बेड के नीचे छिपा हुआ था और उसके बेड के ऊपर टोनी सो रहा था। तभी एक और सर्वाइवर लैन उस कमरे के अंदर आता है और वो टोनी को नींद से उठा देता है। टोनी और लैन में लड़ाई होने लग जाती है। लैन टोनी को जमीन के ऊपर गिरा देता है। टोनी एक नजर रिक को देखता है और वो लैन को रिक के बारे में बताने ही वाला होता है। तभी लैन इतनी जोर से टोनी को मारता है कि टोनी उसी वक्त बेहोश हो जाता है और लैन उस बिस्तर के ऊपर चढ़कर खुद सो जाता है। अगले सीन में मिलिट्री ट्रक को दिखाया जाता है, जहां पर ग्लेन अब सोकर उठ चुका है। तारा उसे पूरी सिचुएशन से अवगत करवाती है। ग्लेन अब्राहम को ट्रक रोकने के लिए कहता है, लेकिन अब्राहम ट्रक रोकने से मना कर देता है। वो ग्लेन को बताता है कि इस वक्त वो एक मिशन के ऊपर काम कर रहा है और अगर वो रुकेगा तो उसका मिशन इंटरप्ट हो जाएगा। ग्लेन ये सुनकर पीछे से उसकी विंडो के ऊपर जोर जोर से मारने लग जाता है। ग्लेन अब्राहम से उसके मिशन के बारे में पूछता है। तब अब्राहम ग्लेन को बताता है कि उसके साथ जो आदमी यूजीन मौजूद है वो एपोकैलिप्स के शुरू होने का कारण जानता है और वो ये भी जानता है कि इन सब से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अब्राहम यूजीन को वॉशिंगटन ले जा रहा था, जहाँ पर गवर्नमेंट के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। ग्लेन किसी भी तरह से उस मिलिट्री ट्रक से उतरकर जाना चाहता था, जबकि अब्राहम उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ग्लेन तुरंत ही उसे एक पंच मारता है और उन दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। यूजीन तभी अपने तरफ आते हुए वॉकर्स को देखता है और उन्हें मारने की कोशिश करने लग जाता है। यूजीन का निशाना बहुत ही गंदा था, वो वॉकर्स को मार नहीं पाता और वो बहुत सारी बुलेट्स वेस्ट कर देता है। यूजीन की गन से चली कुछ गोलियां ट्रक के फ्यूल टैंक में लग जाती हैं और वो ट्रक पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब्राहम और बाकी पूरा ग्रुप वहाँ मौजूद सभी वॉकर्स को मार डालते हैं और ग्लेन तारा के साथ प्रिजन बस की ओर चल देता है। अब्राहम, यूजीन और रोसिता और कोई चारा न देखकर ग्लेन और तारा को फॉलो करने लग जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि लैन बिस्तर के ऊपर बहुत गहरी नींद में सो रहा था। रिक धीरे से पलंग के नीचे से निकलता है और घर से बाहर निकलने वाला होता है। तभी उसका सामना लू से होता है। लू और रिक की आपस में लड़ाई होती है और रिक लू को मार डालता है। रिक लू की मशीन गन को अपने कब्जे में कर लेता है और बाथरूम के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर घर के बाहर निकल जाता है। रिक ने बाथरूम के दरवाजे को इसीलिए खुला छोड़ा था ताकि लोग रीएनिमेट होकर अपने साथियों के ऊपर हमला कर दे और उन्हें मार गिराए। रिक घर के पास जाकर एक तरफ छिप जाता है। वो देखता है कि अंदर मौजूद ग्रुप का लीडर जॉ पोर्च के ऊपर बैठा हुआ था। रिक उसे मारने ही वाला होता है, तभी अंदर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती है। जॉ तुरंत ही अंदर की ओर दौड़ जाता है। तभी रिक को दूर से मिशॉन और कार्ल आते हुए दिखाई देते हैं। रिक तुरंत ही भागकर उनके पास जाता है और उन्हें घर के बारे में बता देता है कि उनके घर के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया था। कार्ल और मिशॉन रिक के साथ आगे बढ़ते बढ़ते आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। रिक उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए देखता है और खुश होता है। कार्ल, मिशॉन और रिक तीनों ही ट्रेन ट्रैक के ऊपर आ चुके थे। वो तीनों वहाँ पर लगे हुए एक बोर्ड को देखते हैं जिसमें एक मैप बना हुआ था और कुछ डायरेक्शंस बने हुए थे। उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था सेंचुरी फॉर ऑल, कम्युनिटी फॉर ऑल, दोज हु अराइव सर्वाइव, टर्मिनस। यानी कि सेंचुरी उन लोगों के लिए एक सेफ जगह थी। वो सभी सेंचुरी की ओर रवाना हो जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत डैरिल और बैथ से होती है, जिन्हें रात में एक खाली गाड़ी मिल जाती है। वो उस गाड़ी के अंदर जाते हैं और सारी रात उस गाड़ी के अंदर ही बिताते हैं। अगली सुबह वो दोनों उस गाड़ी में से कुछ सप्लाईज को इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद डैरिल हंटिंग करने के लिए जाता है। डैरिल एक स्क्विरल को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे नहीं पकड़ पाता। तब डैरिल एक स्नेक को पकड़कर बैथ के पास ले जाता है। दोनों बैठकर उस स्नेक को खाते हैं।
बैथ डैरिल को कहती है कि उसे एक ड्रिंक पीने का मन कर रहा था। डैरिल ये सुनकर अपनी वाटर बॉटल बैथ को दे देता है। बैथ उस वाटर बॉटल को देखकर कहती है कि उसे अल्कोहल पीने का मन है और उसने अभी तक हर्षल के डर के कारण उसे नहीं पिया था। बैथ ये कहकर अपना चाकू उठाती है और तुरंत ही आगे की ओर बढ़ जाती है। बैथ फॉरेस्ट में आगे की ओर बढ़ती जा रही थी, तभी एक वॉकर उसके सामने आ जाता है। बैथ उसे देखकर एक और छिप जाती है। बैथ एक स्टोन दूसरी ओर फेंककर वॉकर को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तभी डैरिल वहां पर पहुंच जाता है और बैथ को लेकर वापस कैंप की ओर चला जाता है। बैथ अब डैरिल से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बैथ डैरिल को कहती है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। दोनों ही एक बार फिर उस कैंप को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन लोगों के सामने बहुत सारे वॉकर्स आ जाते हैं। बैथ डिसाइड करती है कि वो अब कंट्री क्लब में जाएगी और वहाँ पर वो एक ड्रिंक को टेस्ट करेगी। कंट्री क्लब के अंदर बैथ और डैरिल को छत से रस्सी से टंगे हुए 3 वॉकर्स दिखाई देते हैं और बहुत सारे लोगों की बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई थी। बैथ वहाँ पर अल्कोहल को ढूंढने लग जाती है। डैरिल वहाँ मौजूद मनी को कलेक्ट करने लग जाता है। बैथ और डैरिल कंट्री क्लब में अंदर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। बैथ को वहाँ पर एक अल्कोहल की बोतल मिल जाती है। तभी एक वॉकर उसके ऊपर अटैक करता है और वो उस बोतल को वेपन की तरह यूज करके वॉकर के सिर पर मारती है। वॉकर वहीं मर जाता है और बैथ की लिकर की बोतल भी टूट जाती है। बैथ देखती है कि डैरिल पास ही खड़ा हुआ उसे देख रहा था। बैथ डैरिल से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और उसे मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। डैरिल बैथ को याद दिलाता है कि उसने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि वो अपने आप को संभाल सकती है। बैथ को तभी वहाँ की वॉल पर वेलकम टू डॉग ट्रॉट लिखा हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर उसे बहुत सारे लोगों की बॉडी दिखाई देती है। ऐसा लगता था कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर सुसाइड कर लिया था। डैरिल और बैथ को उसी बिल्डिंग में एक शॉप दिखाई देती है। डैरिल वहाँ के काउंटर पे पहुँच के वहाँ के कैश को कलेक्ट करने लग जाता है। बैथ उस शॉप के अंदर पहुँचती है तब वहाँ पर उसे एक फीमेल वॉकर की बॉडी दिखाई देती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। बैथ उस बॉडी को देखकर डैरिल से उस बॉडी को नीचे लिटाने में मदद मांगती है। डैरिल वहीं मौजूद एक शीट उठाकर उस वॉकर की डेड बॉडी को ढक देता है। बैथ को वहीं पर कपड़ों में से एक शर्ट मिल जाती है और वो उसे पहन लेती है। डैरिल और बैथ अभी भी लिकर ढूंढ रहे थे, तभी उन लोगों को ग्रैंडफादर क्लॉक के बजने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे वॉकर्स उनके डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। बैथ और डैरिल उन लोगों को अपनी ओर आते देखकर भागने लग जाते हैं। तभी वो लोग एक डेड एंड पर आकर रुकते हैं। बैथ और डैरिल एक एक करके वॉकर्स को मारने लगते हैं। बैथ की शर्ट पर वॉकर्स को मारने के कारण खून लग जाता है और बैथ गुस्से में उस शर्ट को उतारकर फेंक देती है। बैथ अभी भी अल्कोहल की बोतल को ढूंढ रही थी। उसे काउंटर पर एक आधी अल्कोहल की बोतल मिल जाती है। बैथ अल्कोहल पीने के लिए वहाँ मौजूद ग्लासेस को देखती है, लेकिन उसे कोई भी क्लियर ग्लास नजर नहीं आता। तब बैथ बोतल से ही उस लिकर को पीने का डिसाइड करती है। बैथ डैरिल से पूछती है कि क्या वो ब्रांड अच्छा था। डैरिल बैथ को क्लियर करता है कि उसका टेस्ट बहुत बुरा था। बैथ फिर भी उसे पीना चाहती थी। जैसे ही बैथ उसे पीने वाली होती है तभी डैरिल उस बोतल को उसके हाथ से हटा देता है और उसे कहता है कि उसे अपनी पहली ड्रिंक अच्छी पीनी चाहिए। डैरिल बैथ को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ वो मिशॉन के साथ सप्लाई रन पर पहले भी आ चुका था। डैरिल उस घर में बैथ के साथ घुसता है और वो उसके सामने मूनशाइन की क्रेट लाकर रख देता है। डैरिल बैथ को बताता है कि मूनशाइन एक बहुत ही अच्छी ड्रिंक है जिसे बैथ ट्राई कर सकती है। बैथ मूनशाइन पाकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस ड्रिंक को टेस्ट करती है। बैथ चाहती थी कि डैरिल भी उसके साथ ड्रिंक करे, लेकिन डैरिल उसे पीने से मना कर देता है। बैथ इसके बाद डैरिल के साथ एक गेम खेलने लग जाती है। उस गेम में वो डैरिल को पीने के लिए इंसिस्ट करती है और डैरिल भी उसके साथ ड्रिंक करने लग जाता है। डैरिल बैथ के गेम से बहुत ज्यादा ऊब जाता है और तुरंत ही उठकर घर के बाहर आ जाता है। डैरिल बैथ को क्रॉसबो का यूज करना सिखाता है। वो वहाँ पर मौजूद एक वॉकर को अपने एरो के सहारे पेड़ से टक कर देता है और बैथ को उसका निशाना लगाने के लिए कहता है। बैथ डैरिल से क्रॉसबो सीखने से मना कर देती है और उस वॉकर को चाकू से मार डालती है। डैरिल बैथ के ऊपर बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लग जाता है और उसे कहता है कि वो बिल्कुल यंग कॉलेज गर्ल के समान बिहेव कर रही थी। बैथ डैरिल को कहती है कि अब उसे
बैथ की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डैरिल तब बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है और वो बैथ को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि हर्षल की मौत के लिए वो भी जिम्मेदार था। डैरिल बताता है कि उसने गवर्नर के हेड का क्लियर शॉट लेके रखा हुआ था। वो चाहता तो गवर्नर को गोली मार सकता था और हर्षल की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और हर्षल मर गया था। वो बैथ को ये भी बताता है कि अगर वो मिशॉन के साथ कंटिन्यूस गवर्नर की खोज में जाता तो हो सकता है कि एक दिन इन लोगों को गवर्नर मिल जाता और ये दोनों गवर्नर को मार डालते। डैरिल को इन सब बातों का बहुत ज्यादा पछतावा था। आखिर डैरिल और बैथ दोनों ही नॉर्मल होते हैं और वापस घर के अंदर आते हैं। वो अपनी अपनी पुरानी कई स्टोरीज को आपस में शेयर करते हैं। डैरिल बैथ को बताता है कि वो एपोकैलिप्स से पहले अपने भाई मर्ली को फॉलो किया करता था और मर्ली के कहे अनुसार ही चला करता था। बैथ अचानक ही डैरिल को सजेस्ट करती है कि उन दोनों को उस घर को जला देना चाहिए। डैरिल और बैथ मूनशाइन की बची हुई बॉटल्स को पूरे घर में फैला देते हैं और बाहर आकर उस घर को आग लगा देते हैं। डैरिल अपने साथ लाए हुए पूरे पैसों को भी आग लगा देता है। डैरिल और बैथ दोनों ही उस घर से दूर निकल जाते हैं।